सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे तमाम प्यारे साथियों का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का एक ऐसा लोकतांत्रिक बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही चुनते हैं कि हमें किस विषय पर बहस देखना है और दर्शक ही हमारे साथ लाइव पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर बहस की दशा और दिशा तय करते हैं, बहस को धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी कनुप्रिया त्यागी हापुड़ से, हर्षित द्विवेदी काशीपुर से, संजय श्रीवास्तव मुंबई से, सुदेश टोकस दिल्ली से। ये चारों लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस मुद्दे को बहस के लिए चुना है। आज का सबसे बड़ी खबर थी, एक, राज्यसभा के अंदर रूल बुक का फेंका जाना और दूसरा, लोकसभा के अंदर ओबीसी संशोधन बिल का पास होना। एक तरफ लोकसभा चल रही थी और दूसरी तरफ राज्यसभा में मेज पर चढ़कर विपक्षी दल के सांसद हंगामा कर रहे थे। ये देखिए आज आपने ओबीसी आरक्षण का दायरा बनाकर क्या सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला, इसको 70% वोट देकर बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। तो मैं बता रहा था संसद में क्या हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के सांसद जो है वो महासचिव की कुर्सी पर चढ़ गए, टेबल पर चढ़ गए और रूल बुक चेयर की तरफ फेंकने लगे। दूसरी तरफ लोकसभा के अंदर ओबीसी बिल, जो जानते हैं सबसे बड़ा वोट बैंक है देश का, इसीलिए सब दल चुपचाप शांति से बैठे रहे और शाम को ओबीसी बिल पास हो गया। सवाल यह है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, कब तक ये राजनीति चलेगी? यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं। संसद के आखिरी हफ्ता चल रहा है, आखिरी कुछ दिन संसद के बचे हैं। संसद में कामकाज के नाम पर बहुत ही कम काम हुआ है। विपक्ष ज्यादातर समय नदारद रहा, सिर्फ एक कोरोना की चर्चा में भाग लिया, वो भी एक छोटी चर्चा थी। और दूसरी तरफ आज ओबीसी बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया। लेकिन क्या संसद के प्रति हमारी विपक्षी सांसदों और सरकार ने गंभीरता दिखाई? सवाल दोनों पर है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज क्या कुछ हुआ संसद के दोनों सदनों में। संसद में 127वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ, जिस पर पक्ष विपक्ष में 5 घंटे से भी ज्यादा चर्चा हुई। ये बिल ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। विपक्ष ने भले ही चर्चा में खुलकर हिस्सा लिया हो, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि सरकार मजबूरी में संशोधन बिल लाई है। समर्थन के साथ साथ कुछ मांग भी है हमारा कि इंदिरा साहनी केस के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% सीलिंग रख दिया है, ये 50% सीलिंग को हटाकर प्रदेशों की बात सुनकर कुछ किया जाए। हालांकि सरकार ने दोहराया कि इससे राज्य ओबीसी के लिस्ट पर निर्णय ले सकेंगे। अपने राज्य में ओबीसी के जो सदस्यगण हैं, वो जातियां हैं, उनके संबंध में निर्णय ले सकेंगे। सरकार इस भावना को अच्छी तरह समझती है कि 50% की आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए। संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है। आज भी जहां एक तरफ लोकसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, तो राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया हुआ था। जबकि 2 दिन के कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। बीजेपी ने भी कहा कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर अपने हिसाब से चर्चा करना चाहता है। विपक्ष को केवल ये लगा कि हम कहीं ये न हो जाए कि हम हंगामा कर रहे हैं और ये लार्जर वोट का जो एक बड़ा सेक्शन है उसमें हम खलनायक न बन जाए, तो केवल इसलिए भाग ले रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि अक्सर विपक्ष को शिकायत है कि सरकार चर्चा नहीं होने देती, लेकिन ओबीसी आरक्षण बिल पर लगभग सभी दलों ने अपना पक्ष रखा और बिल पास करने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर सवाल है कि ओबीसी आरक्षण बिल को पास करा, क्या सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है? भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गवर्नमेंट। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्या संसद के साथ सांसदों ने न्याय किया है? खास तौर पर विपक्षी सांसदों ने, क्या सरकार के तौर पर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? ये भी बड़ा सवाल है। और ओबीसी आरक्षण बिल सभी की मजबूरी था, इसलिए जरूरी भी हो गया। इसीलिए सब लोग शांति से लोकसभा में बैठे रहे और देर शाम तक न केवल बैठे बल्कि बिल को पास भी किया। इसीलिए हम आज का सवाल पूछ रहे हैं ओबीसी आरक्षण पर। बड़ी मांग हो रही है कि ओबीसी आरक्षण का दायरा जो है वो 50% की सीलिंग लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सीलिंग को हटाया जाए। जल्दी से सवाल देख लेते हैं। सवाल उसी से जुड़ा हुआ है।
आइए देखते हैं ग्राफिक के जरिए सवाल क्या है हमारा। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर क्या ओबीसी आरक्षण पर 50% से ज्यादा की मांग उचित है? यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं वोट कैसे करना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे चलता हूं आप अपने बड़े पैनल के पास। मेरे साथ जुड़ गए हैं आशुतोष, मेरे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी मेरे साथ हैं, मेरे पूर्व संपादक संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और थोड़ी ही देर में मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं आरक्षण पर जाऊं उससे पहले डॉक्टर रागिनी नायक, मेरा सवाल सीधा आपसे। राहुल जी ने आज कहा कि पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते हैं। मुझे ये बताइए, इतने दिनों तक 4 हफ्ते से संसद को कौन रोक रहा था? संसद को कौन नहीं चलने दे रहा था? क्या वो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष नहीं था? सरकार ने कब कहा कि आपको बोलने की मनाही है? वो तो कह रही थी आइए चर्चा कर लीजिए। और आज तो दृश्य देखिए, आपके प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है केजी क्या स्कूल चल रहा है, ये अपर हाउस नहीं है संसद का। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, संसद में जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, जो कि केवल वाद विवाद का मंच नहीं है, संवाद का, समन्वय का, सहकारिता का, सामंजस्य तो मंदिर में आप टेबल पर चढ़ जाते हैं, मंदिर में भगवान के सर पर चढ़ जाते हैं। पूरी करने दीजिए। रागिनी जी बताइए ना, मंदिर में क्या भगवान के सर पे चढ़ के नाचते हैं आप? सवाल आप पूछ चुके हैं, आप मेरा काउंटर सवाल भी सुन लीजिए ना। आपने इतनी अच्छी बात कही कि मंदिर है, तो क्या मंदिर के में भगवान का जो आसन होता है उसके सर पे चढ़ जाते हैं हम? आपका सवाल पूरा हो मैं गया? यही पूछ रहा हूँ, आपके जवाब से ही काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ। क्या मंदिर में भगवान के आसन के सर पर चढ़ जाते हैं और नाचते हैं, चीजें फेंकते हैं? अगर 10 मिनट में मुझे टोकेंगे तो मेरी बात का कोई अर्थ निकल नहीं पाएगा। यही यदि आप यही कहते हैं तो फिर ऐसे ही डिबेट कर लेते हैं। मैं शुरू करती हूँ, आप टोकते रहिए, या मैं जवाब दे दूं उसके बाद टोक लीजिएगा ताकि आपके दर्शकों को भी समझ आए। तो देखिए, अगर लोकसभा में जिसको कांग्रेस पार्टी मानती है, राज्यसभा जिसे कांग्रेस पार्टी मानती है, ये केवल वाद विवाद का नहीं, संवाद का, सामंजस्य का, सहकारिता का भी एक मंच है। वहां पर किस नियम के तहत बहस होगी, किस टोन में बहस होगी, कितने डेसिबल पर बहस होगी, कितने समय के लिए आपको बोलने दिया जाएगा या किस विषय पर आपको बोलने दिया जाएगा, ये सब अगर सरकार ही निर्धारित कर ले तो विपक्ष के वहां पर मौजूद होने का कोई आशय नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं बनाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात, संसद चले सुचारू रूप से, इसकी पहली जिम्मेदारी, पहला उत्तरदायित्व जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे तब कहते थे कि डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट इज अ लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को अपने ही नेता की बात समझ में नहीं आती है। सुषमा स्वराज जी कहती थी संसद ना चलने देना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि कितना समय भाजपा ने नष्ट किया, 66% लोकसभा का, 61% राज्यसभा का, जब वो लोग विपक्ष में थे। लेकिन मैं तो आज ये कहना चाहती हूँ कि एक मुद्दे पर आम राय बनी, ऐसी आम राय दूसरे मुद्दों पर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती है सरकार? क्यों पेगासस पर 2 दिन की बहस नहीं हो पाई? क्यों महंगाई पर 2 दिन की बहस नहीं हो पाई? आपने अपनी बात कही, अब मेरा काउंटर सवाल सुन लीजिए। ये सरकार को विपक्ष की बात को सुनना, सुझाव को सुनना, राय को सुनना अगर पसंद नहीं है तो मैं कहूंगी कि हुकूमत का बुलडोजर बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा मंदिर है हमारे लिए, बिल्कुल लोकतंत्र का मंदिर है। तो क्या मंदिर में भगवान के आसन पर चढ़कर उनके सामान को, उनके प्रसाद को, उनके सिंदूर को, उनकी पूजा की थाली को फेंका जाता है जैसा प्रताप सिंह बाजवा कर रहे हैं दृश्यों में? बताइए, 2 टूक जवाब देना, क्या सही था क्या गलत था? देखिए, संसद में किसी भी तरह के अमर्यादित बर्ताव को कभी हम सही नहीं ठहराते हैं। और आप इसे भगवान की उपमा दे रहे हैं, मैंने मंदिर की उपमा दी। भगवान का अनादर किसी भी तरीके से बिल्कुल ही असह्य है, नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन भगवान के मंदिर का मजाक बनाने का काम मोदी जी ने किया तो फिर क्यों किया प्रताप सिंह बाजवा ने ये? जब शुरुआत में ही विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, मोदी जी ने बाजवा को
प्रताप सिंह बाजवा जी को महासचिव की चेयर पर चढ़ने के लिए तो नहीं बोला था, उनकी टेबल पर चढ़ने के लिए तो नहीं बोला था। तब लोकतंत्र के मंदिर का मजाक बनाने की शुरुआत मोदी जी ने की है। अगर ये सब नहीं होता तो मुझे लगता है सुचारू रूप से संसद चल सकती थी। लेकिन आज का जो बड़ा सवाल है उस पर भी मैं अच्छा, अगर ये नहीं होता तो प्रताप सिंह बाजवा मेज पर नहीं चढ़ते, यही कह रही है आप? देखिए संसद में अगर आपको ये अनुमति दे रहा हूँ, आप 7 मिनट से लगातार बोल रही है। सुनिए ना, आप 7 मिनट से लगातार बोल रही हैं। अमर्यादित व्यवहार करता है संसद में। आपने खुद ने मंदिर कहा, अब आप ये नहीं मान रही है कि मंदिर में भगवान के आसन पर चढ़कर कोई नाचता है क्या? आप दीपक जी आप मुझे सवाल पूछिए, कठिन सवाल पूछिए, लेकिन मुझे किस तरह से जवाब देना है तो मैं निर्धारित करूंगी ना। आप मुझे तो नहीं बता सकते कि मैं जवाब कैसे दूं। मैं ये कहना चाहती हूँ 7 मिनट बोला रागिनी, फिर भी मतलब शूट द मैसेंजर, 7 मिनट बोला आपने लगातार। यहाँ पर एक डेडलॉक ना होता, अगर शुरू से ही बहस करने की अनुमति दी जाती और चर्चा सुचारू रूप से सिर्फ एक ओबीसी के रिजर्वेशन के बिल पर ना होती, जुवेनाइल जस्टिस बिल पर भी होती, जिसे 5 मिनट पे बिना चर्चा के सरकार ने पारित कर दिया। अब रिपीट करिए, आपको मैं सीधे संजू वर्मा के पास चलता हूँ। संजू वर्मा जी, मोदी जी के चलते प्रताप सिंह बाजवा सभापति की मेज पर खड़े हो गए और किताब रूल बुक फेंकने लगे मोदी जी के कहने पर। मोदी जी के चलते, मोदी जी की गलती है ये भी। कमाल है दीपक जी, क्या सवाल पूछा है आपने? मुझे बड़ी हंसी आ रही है आपकी पत्रकारिता के ऊपर। क्या समीक्षा निकाली है आपकी पूरी बहस की? वाह वाह वाह, इसमें से आप चलिए हंस लीजिए रागिनी बहन, हंस लीजिए रागिनी बहन, कि मोदी जी 30 सालों से आप मुझे जानती है। मोदी जी की वजह से आज पूरा विपक्ष एक हो गया है। आपने खुद ने कहा कि मोदी जी की वजह से यह हालत हुई, मैंने नहीं कहा। आपने खुद ने कहा मोदी जी की वजह से हालत हुई, मैंने नहीं कहा। आज ये हालात हुए हैं, आपने मेरी बात को जिस तरह से तोड़ा जी, क्या तरीका है? यही तो बोला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने ये हालात बनाए, मोदी जी की वजह से हुआ है, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको ही कोट कर रहा हूँ। रागिनी जी, रागिनी रुक जाइए, अब संजू वर्मा जवाब देंगी। 11 मिनट बोल चुकी हैं अब आप, 11 मिनट बोल चुकी हैं आप लगातार, 11 मिनट बोल चुकी हैं। शूट द मैसेंजर मत करिए, सवाल का जवाब जब नहीं हो तो कंसीड कर लीजिए उस बात को। संजू वर्मा जी, 11 मिनट में से 6 मिनट आप बोले हैं। दीपक जी, मैंने अभी बिल्कुल नहीं टोका। मैं काउंट करके आपको वीडियो कॉल मैं काउंट करके पूरा वीडियो कॉल आपको भेजूंगा, काउंट करके। संजू वर्मा जी बोलिए, प्लीज टाइम ना खराब करें जी। दीपक, पहली बात तो ये, इस पे आरोप ना लगाइए। दीपक जी, मैं बीच में बिल्कुल टोका टिप्पणी नहीं कर रही थी। मैं अभी तभी बोलूंगी यदि ये बीच में दखलंदाजी ना दे, क्योंकि मैंने एक बार भी इनको नहीं टोका। मैंने बड़े धैर्य से। हाँ प्लीज बोलिए, टाइम ना खराब करें प्लीज। आशुतोष जी और राहुल जी भी है हमारे साथ। पहली बात तो ये कि आज एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ है और इस बिल के पारित होने के बाद अभी जो राज्य हैं वो तय कर पाएंगे अपने अपने राज्य के अंदर कि आरक्षण के लिए कौन ओबीसी लिस्ट के अंदर इंक्लूड होगा, कौन नहीं होगा। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो बार बार कांग्रेस और विपक्ष दुहाई देता है, आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सही मायने में यदि किसी ने उसका हस्ताक्षरण किया है तो वो मोदी सरकार है। दूसरी बात, यहां पर आकर मोदी मोदी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये कि चाहे वीपी सिंह हो, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन और आरक्षण की बात की थी, राजीव गांधी ने खुलकर वीपी सिंह का विरोध किया था। ये भाजपा थी कि जिस आरक्षण का उस वक्त भी समर्थन किया था। सिर्फ वीपी सिंह की बात छोड़ दीजिए, 1953 में 1953 में पहली बार काका कलेलकर कमीशन का गठन हुआ कि ओबीसी समुदाय को कितना आरक्षण मिलेगा, और काका कलेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट थी जवाहरलाल नेहरू ने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। तो कांग्रेस का तो ये हाल है कि चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो, सीताराम केसरी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, कामराज हो, देवराज हो, राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, इनकी कभी किसी के साथ नहीं बनी। ना पिछड़े वर्ग ना दलितों के समर्थन में कभी भी कांग्रेस खड़ी हुई है। यहां पर आकर मोदी मोदी चिल्लाने से पहले इनको याद दिला दूं, जो इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं दलित समुदाय से, जगजीवन राम, उनकी लेगेसी को पूरी तरह मिटाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीताराम केसरी को टॉयलेट के अंदर बंद करके खुद को कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित करने में
सोनिया गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे ये तो इतनी निर्लज पार्टी है कांग्रेस पार्टी कि एक पूर्व प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव के दिवंगत शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए एआईसीसी हेडक्वार्टर्स के अंदर उनके शव तक को दाखिला होने नहीं दिया। और यहाँ पर आकर ये लोग गरीबों की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़े समाज की बातें करते हैं। ये तो वही होता है, कांग्रेस से खुद तो कुछ होता नहीं है। इनकी हालत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब खुद सत्ता में थे तब एक काम नहीं कर पाए, ढेले पर का आप काम नहीं कर पाए। अब आप रोते हो मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया। अरे राहुल गांधी ने कर लिया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का गठन मैं बताती हूँ पहले हुआ था। क्या मुझे मौका आपने 10 साल तक आप सत्ता में थे। स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन 2005-06 में दी थी। आपने क्या कर लिया? 10 साल आपने कुछ नहीं किया। जब हम कानून लेकर आ गए तब आप चिल्लाने लगे ये कानून काले कानून है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। आपने बहुत सारे विषय एक साथ मिक्स कर दिए संजू जी, आपने बहुत सारे विषय एक साथ मिक्स किए। रागिनी जी आप जवाब जरूर देंगी, पर आशुतोष और राहुल जी से एक कमेंट ले लो, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। आशुतोष, आज जो राज्यसभा में हुआ आप उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है किसी भी जो सीनियर सांसद है, कोई भी सांसद इस तरीके से टेबल पे चढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। और जो टेबल पे चढ़ते हैं दरअसल संसद के मर्यादा के खिलाफ काम करते हैं। किसी तरीके का कोई सवाल और किसी तरीके की बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं इसमें। राहुल सर, आज जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है और वो सीधे सीधे संसद की मर्यादा का अपमान है। इससे ज्यादा अब यही हो सकता है कि फिर वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनको पीटना शुरू कर दे कोई सांसद। शायद अब यही दृश्य देखना बाकी रह गया था, क्योंकि बाकी मारपीट आरपीट तो हम सब देख चुके हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी, किसी भी पार्टी का सांसद ये करे, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। और इसमें उस पार्टी को भी इसको दो टूक स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं हो सकता। तो मैं वो बहुत ही भयानक दृश्य है। उसको देखकर संसद के प्रति जो भी देखेगा हमारा नागरिक को एक अनास्था पैदा होती है। पूरी संसद और संसदीय प्रक्रिया का मजाक उड़ता है। ये किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं सांसद, ये मेरे बिल्कुल समझ के बाहर है। इनको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, जो भी संसदीय नियमों के अनुसार संभव हो। ठीक है रागिनी जी, आप राहुल जी और आशुतोष का जवाब दे सकती हैं कि उनको यह बिल्कुल नागवार गुजरा। और संजू वर्मा जी का जवाब भी, उनका कहना है सब प्रॉब्लम की जड़ कांग्रेस है, जैसा बीजेपी हमेशा कहती है। संसदीय परंपराओं को स्थापित करना, उनका पालन करना और उनका निरादर ना करना, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। मैंने शुरुआत में ये बात कही कि संसद का मजाक बनाने का काम, उसको अपनी मन की बात कहने का माध्यम बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है रागिनी जी? हाँ, माफ कीजिएगा, शायद आपका कनेक्शन चला गया। हाँ, जी आप बोलिए, आपका कनेक्शन चला गया लेकिन आपकी आवाज आ रही है। अब आ गया, आपका विजुअल भी आ गया। मैं ये कह रही हूँ, मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि संसदीय परंपराओं को स्थापित करने का काम, उनका पालन हो और उनका निरादर ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का होता है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से संसदीय परंपराओं का निरादर कर, विपक्ष को हाशिए पर खड़ा कर, केवल अपने मन की बात कहने के माध्यम जो संसद को बनाया गया, उसी के कारण आज ये डेडलॉक देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर संसदीय परंपराओं का निरादर होता है तो नियम है सदन, उनका पालन करते हुए कार्यवाही हो सकती है किसी भी सदस्य के खिलाफ, किसी भी मेंबर के खिलाफ। ये पहली बात। अब मैं आ जाती हूँ आरक्षण के मुद्दे पर, जो आज आपका मुख्य सवाल। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मंडल के विरोध में पूरे देश में कमंडल की राजनीति को स्थापित करने की मुहिम चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी। आप मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, मैं मास्टरमाइंड आरएसएस की विचारधारा की बात करना चाहती हूँ। तो मास्टरमाइंड आरएसएस की विचारधारा जो आरक्षण की समीक्षा से लेकर आरक्षण के खात्मे तक की बात करती है, उस पर तटस्थ खड़ी रहने वाली भारतीय जनता पार्टी, और वही भारतीय जनता पार्टी जो 2018 में मोदी जी के जरिए
ये सुनिश्चित करती है कि राज्यों से ये विशेषाधिकार छीन लिया जाए कि किस प्रदेश में कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में आएगी। वो अधिकार छीन लेने के बाद दोबारा अधिकार देकर एहसान जता रही है। यानी कि आप प्रहार करिए, उसके बाद आप मरहम लगाइए और फिर आप ये अपेक्षा कीजिए कि देश का पिछड़ा वर्ग जो है वो मोदी जी के आगे साष्टांग प्रणाम करते हुए नतमस्तक हो जाए। मैं मेडिकल में आरक्षण देने की बात पर भी जल्दी से दो लाइन बोलूं। आप देखिए कि सबसे पहले क्या होता है, यहीं पे रुकते हैं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। राजनी, बहुत वक्त है हमारे पास। संजू वर्मा जी, 2018 में आप लोगों ने इसे खत्म किया, 2021 में आप लोग फिर इसको लेकर आ गए, तो अपनी ही गलती की सुधार है, इसमें बड़ी बात क्या है? और आपने तब इसको सुधारा जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा। मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस सत्ता में थी 1953 से लेकर 1994 तक सबसे ज्यादा सत्ता में कौन सी पार्टी थी केंद्र में? कांग्रेस। और 1994 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अन्य पिछड़े वर्गों को, ओबीसी को रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा, तब जाके आरक्षण लागू हुआ। तो पहली बात तो कांग्रेस ने कभी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण हो या कोई भी विकासवादी प्रयास हो वो किया ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आकर बीजेपी को भाषण देना उनका बनता नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अहम मुद्दा है वो ये है कि आज इस ऐतिहासिक बिल के द्वारा आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, ये तू मैं वाली बहस के अंदर मैं नहीं पढ़ के ये बताना चाहती हूँ, आज का जो ऐतिहासिक ओबीसी बिल नरेंद्र मोदी की सरकार ने पास किया है वो ओबीसी वर्ग को और सक्षम और सुदृढ़ बनाएगा, क्योंकि अभी आरक्षण की जो डेडलाइन है उसको बढ़ाकर 2030 तक कर दी गई है। पहली बात तो ये, मतलब अगले 9 सालों तक। दूसरी बात, ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर है उनकी आय की जो सीमा है वो 6 लाख से 8 लाख तक की कर दी गई है। तीसरी और अहम बात, राज्यों को आरक्षण की लिस्ट बनाने की मंजूरी स्वीकृति मिल गई है। चौथी बात, ओबीसी कोटा के अंदर कोटा की परमिशन भी दे दी गई है। पांचवी और अहम बात कि मोदी सरकार ने 2017 में जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था और जस्टिस राघवेंद्र कुमार कमीशन का गठन किया था उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी हैं उनकी सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए हमने ऐतिहासिक बिल पास किया है। तो हम जब भी कोई ऐतिहासिक बिल पास करते हैं एक ब्रॉड कंसेंसस लेकर और उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रुचि जानने के बाद, उनके व्यू पॉइंट जानने के बाद हम कदम उठाते हैं। माई वे और द हाईवे हमारी राजनीति नहीं है। पर यदि आप यदि आप अरुण जेटली, दीपक जी 20 सेकंड, यदि आप अरुण जेटली सुषमा स्वराज की दुहाई देकर, सांसद होने की दुहाई देकर सदन के अंदर आप गुंडागर्दी, अराजकता, उपद्रवता करेंगे और फिर कहेंगे कि अरे ये तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैंडलिज्म इज नॉट इक्वल टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। रागिनी जी जाइए और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो पढ़िए। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी इज नॉट गिवन। समय पर राहुल ठीक है, ट्रैक्टर लेकर, ठीक है, मैं रागिनी आपका सहारा हूं, मुझे अपने एक दर्शक के पास जाना है। क्या किया है कांग्रेस ने किसानों के लिए आज तक? ठीक है, संजू जी रुक जाइए, लंबा हो गया, सीधे चलता हूँ हापुड़। कनुप्रिया त्यागी मेरी एक दर्शक रुक गई है और उसके पास आशुतोष के पास। कनुप्रिया बताइए, क्या मोदी जी ने सही काम किया आरक्षण का दायरा बढ़ाकर? हेलो जी कनुप्रिया जी बताइए, क्या मोदी जी ने सही किया आरक्षण का दायरा बढ़ाकर? हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या मोदी जी ने सही किया आरक्षण का दायरा बढ़ाकर? तो टीवी को मत देखिए, सामने देखिए सर, मोदी अपने फोन में देखिए। सर, लोकसभा में 127वां संशोधन बिल आज पास हुआ है जो कि बहुत ऐतिहासिक है।
हमारे देश को आजाद हुए 73 साल हो चुके हैं और 73 सालों में ये ऐतिहासिक ऐसी चीज हुई है जो ओबीसी को लेकर हमारे संसद में आज बिल पास हुआ। और विपक्ष सर बार बार ये बोल रहा है कि मतलब इस तरीके से बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन सर विपक्षी सांसदों के सवाल का जब जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा था, जिस तरह सदन ने बिल का समर्थन किया वो स्वागत योग्य है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी की नीयत साफ है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जब 102वां संशोधन लाया गया था तब भी कांग्रेस यहीं पे रुकते हैं कनुप्रिया जी, मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष मुझे बताइए, क्या ये मोदी सरकार का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है उत्तर प्रदेश से पहले जहां पर 50% से ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है, और गुजरात जहां पर लगभग 60% से ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है और पाटीदार और मांग कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या मोदी सरकार की मजबूरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण? पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया एक भूल सुधार है, और जो 2018 के पहले जो राज्यों के पास अधिकार था उसको केंद्र सरकार ने ही वापस लिया था, और केंद्र सरकार को अब अपनी गलती का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछड़े वर्गों में इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्त तरीके से डंडा पड़ा है। जाहिर सी बात है उनको लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर ये फैसला करना चाहिए, अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो उनको लेने के देने पड़ सकते। दूसरी बात, लेकिन ये जो फैसला है ये मोदी सरकार के खिलाफ जाने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में। कैसे, मैं इसको बताता हूं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अगर जो नई लिस्ट अगर आप ओबीसी के बनाएंगे और अगर आप आरक्षण का जो दायरा है वो वही 27% ही बना रहेगा। जाहिर सी बात है जो लोग जो लोग पहले 3 रोटी खाते थे अब उनको उसमें से 5 लोगों को और जोड़ना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जिनको जो रोटी पहले मिलती थी वो रोटी अब कम मिलेगी। तो इसलिए जो आरक्षण का दायरा अगर भारत सरकार नहीं बढ़ाती है या किसी वजह से अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो 5 जातियों को तो आप उपकृत कर देंगे, लेकिन बाकी की जो जातियां होंगी, जो पिछड़ी जातियां होंगी, वो अपने आप को अग्रीव्ड महसूस करेंगी और उनको इस लेकर तकलीफ होगी। दूसरी बात, ये बात मत भूलिएगा कि इस सरकार को जब 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन का लगाया था उस वक्त सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जो रथ यात्रा निकाली थी वो मंडल कमीशन के विरोध में था। अगर उस वक्त की जांच हो जाए तो एंटी मंडल फोरम जो बना था उसके पीछे कौन पार्टियां थी, कौन संगठन थे, स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी बात यह कि आरएसएस से अगर आप पूछिएगा तो आरएसएस ने कभी भी आरक्षण का समर्थन उस तरीके से नहीं किया है। इसलिए अगर आपको याद होगा बिहार चुनाव के मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण को रिव्यू करने की जरूरत है, और उसके बाद बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी और उस कंट्रोवर्सी के बाद उनको भूल सुधार करने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं जो लोग इसको मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इसको लेकर लेने के देने पड़ेंगे। अगर उन्होंने नई जातियों को शामिल किया, अगर कुछ जातियों को अगर निकाल दिया, दोनों स्थितियों में इनको लेने के पड़ेंगे। तो इसलिए ये एक तरीके का बहुत ही तलवार की धार पर चलने जैसा है, जिसका फायदा कम होगा नुकसान ज्यादा होगा। मैं जवाब देना चाहूंगी प्लीज। वाकई में संजू वर्मा जी, फायदा कम होगा नुकसान ज्यादा होगा, उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया। जो लोग अभी 3 रोटी खा रहे थे वो 3 रोटी जो है अगर 3 लोग खा रहे तो 5 लोगों में बटेगी, भूखा रह जाएगा आदमी। दीपक जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि जो अंग्रेजी में कहावत है that the best way of developing a society is not to distribute the cake into smaller pieces but to enlarge the size of the cake। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो केक का साइज है वो बढ़ाया है, और वो इस तरह कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने हाल ही में योगी आदित्यनाथ का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा, मान लीजिए मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, क्योंकि जब से चुनाव की घोषणा हुई है ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बहुत चल रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्रीब्यूशन 22 से 24% है। पर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, मुसलमानों को, पिछड़े वर्ग और जो वंचित समुदाय है उनको हर मोदी सरकार की स्कीम का बेनिफिट more than 35 to 40% of the benefit goes to the underprivileged and minority। तो साफ जाहिर है मोदी सरकार का केंद्र बिंदु है पिछड़ा वर्ग, दलित समुदाय। और ये आपको इससे भी जाहिर होता है कि इस बार की जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुई, पहली बार एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मिनिस्टर हैं, 12 शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से मिनिस्टर हैं,
8 शेड्यूल्ड ट्राइब से और 11 महिलाएं, तो हर वर्ग को यदि सही तरीके से किसी ने प्रतिनिधित्व का मौका दिया है, रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया है, वो मोदी सरकार है। दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलॉसफी थी लास्ट माइल डिलीवरी, वो हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है दीपक जी, हमारे लिए वो एक कार्यशैली है। इट इज अ वर्किंग एथिक फॉर अस। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमने तो बहुत कुछ किया, चाहे वो बुंदेलखंड गोरखपुर लिंक हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, पर आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया? रायबरेली ने सबसे कम वैक्सीन लगी है। रायबरेली से क्या किया सोनिया गांधी ने? रायबरेली से सांसद है सोनिया गांधी। मुझे बताइए सोनिया गांधी ने आज तक रायबरेली के लिए कौन सा विकास कार्य किया है? मुझे 5 ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। रागिनी जी, सांसद के रागिनी जी, 2 बार आप बोली, 2 बार वो बोली। आशुतोष ने उनसे सवाल पूछा, मैंने संजू वर्मा से जवाब लिया। अब क्या मेरे को यहाँ पर डिजिटल वेइंग मशीन लेकर बैठना पड़ेगा? रागिनी जी, क्या डिबेट में मुझे डिजिटल वेइंग मशीन लेकर बैठना पड़ेगा? अब हम समय खराब ना करें। 2 बार आपने बोला, 2 बार संजू ने बोला। आशुतोष ने उनसे सवाल पूछा, मैं संजू वर्मा का जवाब लूंगा, रागिनी नायक का थोड़ी लूंगा। भाजपा प्रवक्ता के बच्चे बताइए सोनिया गांधी ने क्या किया आज तक रायबरेली के लिए? 3 बार बोले और सोनिया गांधी ने आज तक रायबरेली के एक बहरहाल क्या मैं अच्छा रागिनी जी, बड़े आरोप लगाए आप पर, बड़े आरोप लगाए संजू वर्मा ने आप पर, आप सफाई दे दीजिए। अब सफाई नहीं दूंगी, झूठ का पर्दाफाश। दीपक, अब मुझे ये बीच में क्यों बोल रही है? मैं 5 मिनट तक सुनती रही, डिबेट में जाना है। मैं 1 मिनट भी बीच में नहीं बोली। मुझे अपनी बात कहने का निर्विरोध मौका दीजिए। हाँ, अच्छा संजू जी सुन लीजिए ना रागिनी को। रागिनी बोलिए प्लीज। हाँ, तो सबसे पहली बात इन्होंने कही अभिव्यक्ति की आजादी। तो अभिव्यक्ति की आजादी का उदाहरण तो दिल्ली में देख लिया हमने, जंतर मंतर पर, कि एक समुदाय विशेष के हत्याकांड के नारे लग गए। पुलिस के थाने से कुछ मीटर की दूरी में पुलिस की उपस्थिति में वीडियो और एफआईआर दर्ज होती है अज्ञात लोगों के नाम पर। तो अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल भाजपा संघ के संरक्षण में किस तरह से हो रहा है, ये पूरा देश इसका प्रत्यक्षदर्शी। अब दूसरी बात, ये कह रहे किसानों के लिए किया क्या? मैं तो एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ कि यदि आप किसी एक समुदाय विशेष पर कानून बनाते हैं, क्योंकि हम कानून की बात कर रहे हैं, तो उस समुदाय के स्टेक होल्डर से कानून बनाने से पहले बात करनी पड़ती है या कानून बनाने के बाद उनसे बात होती है? यहाँ उल्टी गंगा बहाने का काम मोदी जी करते हैं। आप किसानों से बात नहीं करते, उनके नेताओं से बात नहीं करते। वो 8 महीने से आंदोलित होकर बैठे हैं और आज अगर भाजपा की प्रवक्ता यहाँ पर आकर प्रवचन देंगी और ये कहेंगी कि किसानों के लिए क्या किया है, तो मैं समझती हूँ उनकी जगहसाई होगी। किसान 25 लाख करोड़ फ्यूल सब्सिडी से देश की सरकार की जेब में है। किसान का किसी भी भाजपा शासित प्रदेश ने या केंद्र सरकार ने 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। एमएसपी की बात तो हम जो अधिकार बनाने की करते हैं वो करते हैं, वो तो हटा दीजिए। और आज ये लोग गाना गाते हैं कि हम 500 रुपया किसान की जेब में डाल रहे हैं। पेस्टिसाइड पर, फर्टिलाइजर पर, फार्म इक्विपमेंट्स पर, बिजली पर, डीजल पर लगातार कीमत बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत पूरे किसानों को ज्यादा देना पड़ रहा है। यानी कि आप जेब कतरे की तरह पहले जेब काट लेंगे, फिर दोनों हाथ पे पकड़ाएंगे और कहेंगे घर चले जाना, बस की टिकट। रागिनी जी, आज की डिबेट किसानों पर नहीं है। अब मैं उस मुद्दे पर भी आ जाती हूँ जिस पर आप बात करते हैं। देखिए, आरक्षण, मैं 2-3 बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ। जब कोई सरकार विफल होती, जब कोई सरकार अपनी उपलब्धियां नहीं गिना सकती, तो वो एक डूबती हुई सरकार तिनके का सहारा ढूंढती। तो जैसे मैंने दिल्ली में कहा, कहीं पर आपको सामुदायिक उन्माद चाहिए, कहीं पर आपको जातिगत संभावनाएं चाहिए, कहीं पर आपको अपने नैरेटिव में पाकिस्तान चाहिए, कहीं पर आप किसी और तरीके की भावनाओं को उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए, क्योंकि आज देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, किसानों पर अत्याचार है, महिलाओं की अस्मिता तार है, सीमाओं पर तार है और पेगासस का लगातार वार है, तो मोदी सरकार क्या करेगी? ये मजबूरी में इस कानून को पास किया गया। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दूं। ये जो मेडिकल में रिजर्वेशन की बात है, मोदी सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 10D को संशोधित किया। सारा अधिकार अपने पास ले लिया मेडिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराने का। लगातार उस संदर्भ में ये पूरे देश से आवाज उठी कि उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़े वर्ग को। तब मोदी सरकार ने आरक्षण देने से मना कर दिया। जुलाई 2020 में सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, पर मोदी जी केवल मन की बात मानते, पत्राचार में विश्वास नहीं करते, कोई जवाब नहीं दिया। फिर डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट को मूव किया
और ये कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। कंटेम्प्ट पिटीशन के जवाब में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल को जाना पड़ा और वहां जाकर नाक रगड़ कर कहना पड़ा कि हम माफी मांगते हैं और हम आरक्षण को लागू करेंगे। आप इसको क्या ऐसी सरकार को बधाई का पात्र मानते हैं जो कि कोर्ट के कहने के बाद आरक्षण लागू करे? वो आरक्षण जो पिछड़े वर्ग का अधिकार है, वो आरक्षण, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये केवल एक भूल सुधार की एक्सरसाइज है और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ठीक है, सीधे राहुल जी के पास चलता हूं। राहुल जी, आशुतोष ने कहा कि जो 3 रोटी 3 लोगों को मिल रही थी, अब अगर दायरा बढ़ गया तो 5 लोगों को मिलेगी और उस तरह संतोष बढ़ेगा। क्या आपको लगता है आरक्षण की जो सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने तय की है 50%, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रैप डाउन कर देता है, उसको भी बदलने की जरूरत है अगर वाकई सभी को संतोषी रखना है मोदी सरकार को? तो देखिए, संविधान से चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले के हिसाब से चलेंगे तो उस सीलिंग को 50% ही रखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप खुद ही बता चुके हैं और स्क्रीन पे आ रहा है और हम जानते हैं कि कई राज्यों ने कई सालों से इस सीमा का उल्लंघन कर रखा है और तमिलनाडु ने सबसे पहले किया था। 69% वहां पर आरक्षण है, लगभग 70%। तो कहीं पर 69 है, कहीं 62 है, 60 तो अधिकांश जगह पर है। तो चुनाव के समय में मुझे लगता है कि इस तरह की छूट अगर योगी सरकार भी ले ले तो हमें चकित नहीं होना चाहिए। ये हम मान लें कि बाकी सारी सरकारों ने ऐसा कर दिया और योगी सरकार अपने को बिल्कुल संविधान सम्मत उस पर रखेगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो वहां पर कोई ना कोई रास्ता निकाल के इसको बढ़ाएंगे। और जैसा ये कह रहे हैं इन्होंने, आरक्षण, वो मेडिकल आरक्षण में भी कहा, MBBS के लिए भी सरकार ने कहा कि भाई हम पाई को बढ़ा देंगे, यानी लगभग 5,500 के बढ़ा देंगे पूरे देश में। तो किसी भी वर्ग की सीटें कम नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी तो पाई बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये ही चीज वहां भी करेंगे। और इस समय तो स्थिति ये है कि कोई भी सरकार हो केंद्र में और राज्य में, उसके पास कोई चारा नहीं है अभी, उसको ये करना ही पड़ेगा। और मैं आशुतोष की एक बात का बस सिर्फ ये दे दूं, जब वो संघ की RSS की बात कर रहे थे तो मैंने अभी 1 घंटे पहले ये खबर पढ़ी कि जो सरसंघ चालक सर कार्यवाह हैं RSS के, होसबले जी, उन्होंने आज ही कहा है कि वो स्वयं और उनका संगठन पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं आरक्षण के लिए। हालांकि उनकी भूमिका ये रही है, आप ठीक से याद दिलाया गया कि भागवत जी के एक बयान आया था और उससे नुकसान। तो आज RSS की स्थिति ये है, अब ये मान लेने से। आज शाम को उनका ये बयान आया। हाँ, आज ही शाम को आया। तो आज शाम को इनका बयान आया। तो RSS भी इस पर आ गया जी। बीजेपी बहुत पहले आ चुकी थी। सारी जो बढ़त मिली है 10% की, मोदी जी आए वो 26 से 37% उनको वोट मिले, तो वो जो 10% नया वोट है तो यही अति पिछड़ों का, अति दलित जातियों का, जो छोटे छोटे उनकी जातियां हैं बिखरी हुई थी, उनको उन्होंने इकट्ठा करके उनको उनके हित साध कर वहीं से ये वोट आया है। तो इस वोट को वो छोड़ेंगे नहीं, इसी को और आगे मजबूत करने का की रणनीति ही है उनकी, उसी का एक तरीका धन्यवाद। ठीक है, तो इन सिन्हा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। तो इन 2 बातें आई, एक मेडिकल का आरक्षण जो आपने किया, जो पाई बढ़ाने की बात की वो कोर्ट के डर से किए, और आपने जो ये भूल सुधार किया, जो 2018 का परिवर्तन आपने भूल सुधार आज किया, वो भी कोर्ट के डर पे किया। ये कांग्रेस का आरोप है, कह रही है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार को जब डंडा पड़ रहा है तब सरकार ये काम कर रही है। देखिए दीपक जी, इन्हें बहुत आनंद आता है ये कहने में कि हम डरते हैं। राहुल गांधी खुद कहते रहते, जबकि तथ्य ये है कि इस सरकार के साहस की वजह से हमें वोट मिलते हैं। अगर दोबारा हम 303 सीटों के साथ आए तो वो साहस और वो जो हमने बल दिखाया बहुत सारी ऐसे परिवर्तन करने का जो ये 70 साल से नहीं कर पाए थे, तो ये साहस की वजह से है। और दूसरा, कोर्ट का अपना कोर्ट तो एक स्तंभ है डेमोक्रेसी में, जुडिशरी एक स्तंभ है। जुडिशरी अपना काम हर विषय पर करती रहती है। अगर जुडिशरी ने कुछ टिप्पणी की 2018 में तो हमने उसका पालन किया, लेकिन
तथ्य ये है कि आज जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति का हमने प्रमाण दिया है, कांग्रेस जो है उससे बौखला गई है। और ये जो आपने जो खेला हो बे शाम को देखा ये राज्यसभा के अंदर, ये कहीं ना कहीं उसी बौखलाहट, वो कारण कुछ और बता सकते हैं लेकिन उस बौखलाहट का नतीजा है। और दूसरी बात जो है, जो मेरे अन्य साथी भी बोल चुके हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में, देखिए मैं आपको एक बहुत लंबी बात कर, मैं एक दूरदर्शी बात कह रहा हूँ। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद संभवतः समाज में एक ऐसी भी स्थिति आएगी जब कुछ ऐसे सेगमेंट्स होंगे जिसके नेता आगे आके कहेंगे कि आज हमारी कम्युनिटी जो है पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है इकोनॉमिकली, आज हो सकता है हमें अगले 20 साल के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो ये जो आशुतोष जी नैरेटिव बना रहे हैं कि तीन थालियां हैं, 5 लोग आ गए, ये जो है सिर्फ भटकाने वाली बात है। कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी 100 साल तक, 50 साल तक बिल्कुल स्टैटिक नहीं हो सकती, वो एक इवॉल्विंग पॉलिसी होती है। और उस इवॉल्विंग पॉलिसी की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम हमने उठाया, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, मेरे एक दर्शक हर्षित द्विवेदी मेरे साथ काशीपुर से जुड़ गए हैं। हर्षित, सरकार के इस कदम को आप जायज मानते हैं और क्या आरक्षण की सीमा 50% से भी ज्यादा बढ़नी चाहिए? सर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साफ साफ राजनीति है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी, क्योंकि पक्ष पहले इसका विरोध कर रहा था और जहां पर विपक्ष कोई संसद में बिल पास नहीं होने दे रहा था, कार्यवाही नहीं होने दे रहा था संसद में, वो भी इसको पास कर देता है क्योंकि उसे भी अपना वोट हिट दिखता है। मैं यहाँ पे अब सरकार से ये सवाल करना चाहूंगा कि मोदी जी बात करते हैं नई सोच की, नए तरीकों की, तो हम पिछले 30 सालों से ये तरीका क्यों लेके चल रहे हैं? हमने कोई जाति गणना करी नहीं, हमने कोई डाटा देखा नहीं, हमने ये देखा नहीं कि क्या लाभ हुआ, किसकी क्या हानि हो रही है, जातियों को सही मायने में वो ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि अगर डाटा की माने तो सिर्फ 25 से 30% जातियां ऐसी हैं जिनको सही मायने में जॉब्स मिली हैं, जो सही मायने में डेवलप हुई हैं। लेकिन फिर भी हम नई जातियों को इंक्लूड करते जा रहे हैं। हम ये तो जानना ही नहीं चाह रहे हैं ना कि 30 सालों में आखिर बदला क्या है, किसी जाति को लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। और अब हमने स्टेट को ये पावर दे दी है, तो स्टेट में सर हमने सभी ने देखा है कि राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और यहाँ तक कि गुजरात में क्या हुआ। तो अब सरकार पे जब प्रेशर पड़ेगा स्टेट में, तो वो तो अपने आप अपनी सरकार बचाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो जाति उसमें जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर देगी, किसी ना किसी जाति को। तो इसका सीधा नुकसान जो है ये ओबीसी वर्ग को भी होगा और सामान्य वर्ग को तो सर पहले से हो रहा है नुकसान, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से नई सोच की, नए तरीकों की बात मोदी जी करते हैं, तो यहाँ पे बीजेपी को जरूरत है कि कोई नया तरीका लेके आए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही हर्षित आपने। सीधे मैं चलता हूं, डॉक्टर शकील अंसारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक्स मेंबर है ओबीसी कमीशन के। डॉक्टर शकील अंसारी, क्या आपको लगता है कि आप 50% से ज्यादा सीलिंग बढ़ाने का वक्त आ गया है? और अगर सीलिंग नहीं बढ़ी तो एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो जाएगी, इतनी जातियां हो जाएगी और आरक्षण का पाई जो है सिर्फ 27% रह जाएगा। देखिए, आप जो रिजर्वेशन की जो ओबीसी रिजर्वेशन है, हमारी बड़े भाई अभी तस्करा कर रहे थे इंदिरा साहनी केस का, तो मंडल कमीशन का जब आप रिपोर्ट की पहली का प्रति ही पढ़ेंगे तो उसने वो कहा है, मंडल कमीशन ने, कि ये जो रिजर्वेशन का जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है उसके लिए उनके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या रिसर्च या सर्वे नहीं था, इसलिए वो 1931 के बेस पर वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। थोड़े बहुत उन्होंने उसमें कुछ जांच जो राज्यों में चल रहा है, राज्यों के थोड़े कमीशन हैं, उनके रिपोर्ट के आधार पर। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब सेंसस हो तो पहली सेंसस में आरक्षण को जो समुदाय को आप देना चाहते हैं, वो समुदाय की आर्थिक, एजुकेशन की परिस्थितियों को जानने के लिए और सामाजिक दृष्टि को जानने के लिए आपको कास्ट सेंसस कराना चाहिए, पहला ही कॉन्सेशन। लेकिन 92 के बाद से कई कास्ट सेंसस हुए। ये जस्ट हम इत्तेफाक मानते हैं कि जो 92 के बाद जो डिमांड हुआ, पहला 2001 का जो कास्ट सेंसस था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनके जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्रस्ताव जो है सेंसस आयोग को दिया कि ये जातीय आधार पर अगर सर्वे किया जाएगा, सेंसस किया जाएगा, तो जातों के बीच में मतभेद बढ़ेगा, इसलिए अभी उचित नहीं है। इत्तेफाक से वो ख़त्म हो गया। और दूसरा सेंसस आया 2010 में,
उस सेंसस की जब कार्रवाई शुरू हुई और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने और खास तौर पर हमारे कमीशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कास्ट सेंसस आवश्यक है, क्योंकि इस रिजर्वेशन को अगर ऑथेंटिक बनाना है तो कास्ट सेंसस की जरूरत है। तो फिर वो बाद में सेकंड राउंड में उनको कास्ट सेंसस करने का परमिशन मिला और उन्होंने कास्ट सेंसस किया। 600 करोड़ रुपए उस पर इन्वेस्टमेंट भी हुए जो जनता के पैसे थे। लेकिन जब इत्तेफाक की बात है कि जब रिजल्ट आई तो वो मोदी जी की सरकार आ गई और मोदी सरकार ने कहा कि ठीक है कास्ट सेंसस तो हो गए, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट चाहिए हमें, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया और एक्सपर्ट कमेटी ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी। तो जो कास्ट सेंसस हुआ भी उसका रिजल्ट जनता के पास नहीं आया और ना इस कम्युनिटी को फायदा हुआ। तो आज कास्ट सेंसस की बात इसलिए उठ रही है कि अगर ये कास्ट सेंसस आप कर देंगे तो इससे आपके सवाल का हल निकल जाएगा। एक सेकंड में अपनी बात पूरी करूं टेक्निकली कि हल निकल जाएगा कि अगर कास्ट सेंसस के बेस पर अगर मंडल ने जैसा कहा है कि अगर 52% से ज्यादा है या 52% से कम है तो उसके आधार पर आरक्षण किया जाए। तो अगर 52% से आबादी ओबीसी समुदाय की अधिक है तो नेचुरल है कि आपको ये बैरियर सुप्रीम कोर्ट की है, संविधान की कोई बैरियर है नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को हटानी पड़ेगी ये 50% का बैरियर। ठीक है, मैं सीधे रागिनी नायक के पास चलता हूं। रागिनी बताइए, जातिगत जनगणना क्या होनी चाहिए और अगर होनी चाहिए तो फिर उस आधार पर आरक्षण का पुनर्निर्धारण होना चाहिए क्या? देखिए, मुझे लगता है आपके व्यूअर हर्षित ने इस सवाल को सबसे पहले चर्चा में उठाया और इस पर बहस जरूर होनी चाहिए। जातिगत गणना से केवल ये नहीं पता चलता कि कौन सी जाति के कितने सदस्य हैं, उनकी क्या जनसंख्या है, बल्कि मैं समझती हूँ इस बात का भी आभास हो जाता है दीपक जी कि कौन सी जाति जो आरक्षित हैं उनमें से कौन सी जातियों को ज्यादा फायदा हुआ है, कौन सी जाति ऐसी रह गई है जिनके पास वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी नहीं हुआ, यानी कि जो आरक्षण से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पाई है। तो इस आधार से, इस दृष्टि से अगर आप देखें तो कास्ट बेस्ड सेंसस या जाति गणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो जाता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण के लाभ सही तरीके से विभाजित हो, सही तरीके से बांटे जा सके, उसमें बंदर बांट ना हो या रेवड़ियों की तरह ना बांटा जाए। पर उसी के साथ साथ एक जुड़ा हुआ बिंदु ये भी उठता है दीपक जी कि यदि पिछड़े वर्ग का सम्मान, पिछड़े वर्ग की समानता और पिछड़े वर्ग का सशक्तिकरण लक्ष्य होता, मुद्दा होता, तो जाति गणना की बात सबसे पहले मोदी सरकार की तरफ से आती, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज इसे उठाते और ये कहते कि हाँ, हम जाति गणना करना चाहते हैं और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि आरक्षण का जो फायदा है वो हर किसी को पहुंचे, पिछड़े वर्ग में। पर मैं उनसे एक बात और जोड़ देना चाहती हूँ भाई, 2006 में ये पूछ लेते हैं, ये बार कहा जाए कि रागिनी जी रुक जाइए ना, अभी हमारा वक्त है बात करने का। तो इन बताइए, क्या जातिगत जनगणना चाहते हैं आप? देखिए, आज का जो निर्णय हुआ है, ये जो विधेयक हमने लाया है कॉन्स्टिट्यूशन के 127वें अमेंडमेंट एक्ट को, ये अपने आप में बहुत सारी पुरानी त्रुटियों को, खामियों को का निदान ढूंढने के लिए रास्ता बनाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल को जो है किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश में कल उत्तर प्रदेश की सरकार अगर 3 नई जातियों को इंक्लूड करना चाहती है, आप बीच में मत बोलिए, रागिनी जी आपको बीच में बोलने की आदत ठीक नहीं है। तो कल को अगर कोई भी राज्य सरकार महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, अगर वो 3 नए जातियों को जोड़ना चाहेगी, आप एंकर है, आप एंकर है क्या? आप शांत होकर बैठिए प्लीज। तो कल को कोई भी राज्य सरकार अगर 3 नई जातियों को अगर इंक्लूड करना चाहती है ओबीसी में, ये स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे। देखिए, आप अपने साथियों, आपके साथी जिस तरह पार्लियामेंट में बिहेव करते हैं उस तरह आप यहाँ मत बिहेव कीजिए। आप थोड़ा चर्चा हो चुकी है, आप तय नहीं करेंगे मेरा जवाब क्या होगा। आपको समझने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में नहीं है, इसलिए आप नहीं सुनना चाहती है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए, महाराष्ट्र में या उत्तर, आप जिस तरह राहुल गांधी पार्लियामेंट में बिहेव करते हैं आप उसी तरह बिहेव करेंगे क्या यहाँ पे? आप शांत होइए, 60 सेकंड में आपको जवाब दे दूंगा। 60 सेकंड सब्र रखिए और समझने की क्षमता रखिए आप में। अगर आप में भी समझने की क्षमता खत्म हो गई है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इलाज कराइए। देखिए, अगर इलाज आप जाके करा लीजिए, शांत कराए दीपक भाई, इनको शांत कराइए।
आप तमीज से बात करिए पहले। अच्छा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। रागिनी ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। रागिनी, आपके टाइम को जरा इधर उधर करते हैं, मैं काउंटर सवाल पूछ लूं तो आप चिल्लाने लगती हैं। आप तो इनको बोलने नहीं दे रही है। अब रुकिए, आप दोनों रुकिए, मुझे एक दर्शक के पास चलना है, संजय श्रीवास्तव, मुंबई। लेकिन उसके बाद जब ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं तू इनसे शुरू करूंगा और रागिनी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बोलेंगी नहीं। संजय श्रीवास्तव मुंबई से जुड़ गए। संजय, क्या ठीक मानते हैं सरकार के इस फैसले को कि ओबीसी का आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए? देखिए, ओबीसी का आरक्षण का दायरा बढ़ाना ठीक है, लेकिन अगर ओबीसी का आरक्षण का दायरा बढ़ाते हैं और भी आरक्षण का जो भी है, तो ओपन कैटेगरी के इसमें जो भी, फॉर एग्जांपल एक एडमिशन का जो होता है प्रोसेस, अगर जितने भी रिजर्वेशन वाले हैं उनको सारा एडमिशन जो है फिर वो कम स्कोर करें या ज्यादा स्कोर करें, वो रिजर्व कैटेगरी से लें। तो अब होता ऐसा है कि रिजर्वेशन वाले अपना रिजर्वेशन में भी अपना ले लेते हैं और जिनको मार्क्स ज्यादा आते हैं वो ओपन कैटेगरी का भी एडमिशन ले लेते हैं। तो एक्चुअली सरकार जो करी हो तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सोचना चाहिए ओपन कैटेगरी को भी लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बहस करेंगे इसी मुद्दे पर।